राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। हमने जो असिस्टेंट लाइनमैन का पेपर शुरू किया हुआ था उसके हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे पूरे सॉल्यूशन के साथ विद उसके ऑप्शंस है उनकी डिटेल के साथ। अगर किसी ने वे 30 क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो एक बार जाके ज़रूर देखना, क्योंकि आगे आने वाले ग्रुप सी के मेंस के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि HSSC है वो क्वेश्चंस को रिपीट करती है। तो रिपीट का तो मामला देख लिया होगा 56-57 में, तो बहुत सारे क्वेश्चंस HSSC में रिपीट होते हैं, इसलिए इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखना। आज हम 31वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट बना रखी है, 22 के 22 जिलों पर पूरी वीडियो बना रखी है, एक बार उसे जाके ज़रूर देखना, जो ग्रुप सी के पेपर के लिए बहुत लाभदायक साबित होगी। तो एक बार जाके हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट है उसको जाके ज़रूर चेक करना। तो आज हम पढ़ेंगे 31वें क्वेश्चन से। 31वां क्वेश्चन क्या है हमारा, हरियाणा में महिलाओं द्वारा कमर से टखने तक पहनी जाने वाली स्कर्ट जो बिना किसी कली के होती है, 4 नीले और 4 लाल धागों का उपयोग करके बुने हुए मोटे कपड़े से बनी होती है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं धरना, खारा, थार या कचरा। जो कला संस्कृति है ये जो इनसे हरियाणा में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो महिलाओं कमर से टखने तक पहने जाने वाले स्कर्ट है उसको क्या कहते हैं? खारा। और 4 नीले और 4 लाल धागों से बनी होती है उसको क्या कहते हैं? खारा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुड़गांव जिले के इस्लामपुर में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भादों के 9वें दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का छठा महीना होता है जो आयोजित किया जाता है? तो कौन सा त्यौहार गुड़गांव के इस्लामपुर में मनाया जाता है? गुगा नवमी, नाग पूजा, यमुना स्नान या फिर शिव मेला। तो ये देखो किस तरह के क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे हुए हैं, बिल्कुल नए नए से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। इससे पहले 30 क्वेश्चन थे, उनमें इंडिया जीके भी थी और हरियाणा जीके के भी क्वेश्चन करवाए थे। और ये देखो ये भी ज़रूर याद रखना, गुड़गांव जिले के इस्लामपुर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? गुगा नवमी, यानी कि भादवे की नवमी को कौन सा मनाया जाता है? गुगा नवमी। तो हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर गुड़गांव की बात करें तो गुरु द्रोणाचार्य ने गुड़गांव है इसको बसाया था। गुड़गांव में क्या है? सुल्तानपुर पक्षी विहार, दमदमा झील, ये सब कहाँ पर है? गुड़गांव में। और जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है उसको क्या घोषित किया हुआ है? हरियाणा की रामसर साइट। हरियाणा में 2 रामसर साइट हैं, एक तो सुल्तानपुर और एक भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है जो झज्जर का, इन दोनों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। और एक गुड़गांव की आर्द्रभूमि बसई है। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया था कि बसई आर्द्रभूमि किस जिले की है? तो गुड़गांव जिले की क्या है? बसई। और गुड़गांव में क्या होती है? सोना कार रैली, 1964 में ये पुरानी कारों की रैली होती है। ये कहाँ पर है? सोना में। और गर्म पानी का चश्मा ये भी कहाँ पर है? सोना में। और गुड़गांव एक ऐसा जिला है जिसमें 2 क्या है? नगर निगम है, एक तो गुड़गांव खुद है और एक मानेसर। मानेसर क्या बना है? नगर निगम बन चुका है। वर्तमान में 11 नगर निगम हो चुके हैं हरियाणा में। और मानेसर एक पुलिस जिला भी है। हरियाणा में 3 पुलिस जिले हैं, मानेसर, आसी और अभी एक नया बनाया है, ज़रूर याद रखना 2023 की अपडेट के साथ है, सिरसा का डबवाली। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गुगा नवमी। अगला क्वेश्चन है हमारा 33वां, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक आभूषण निम्न में से कौन सा है? तो पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? गोफ, तागड़ी, नाड़ा या फिर कड़ी। तो पुरुषों द्वारा कौन सा पहना जाता है? गोफ। तो ये देखो जो आभूषण हैं, पहनने वाले जो कपड़े हैं उनसे बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं और इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं ऐसे, तो एक बार ये ज़रूर पढ़ के जाना। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला कौन सा है? गोफ। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इसे राज्य की खालिस्तान भाषा बनाया गया। तो सबसे पहले तो जो हरियाणा है इसकी दूसरी भाषा कौन सी है? पंजाबी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय। पंजाबी भाषा मतलब दूसरी भाषा घोषित की है हरियाणा की। पहली कौन सी है? हिंदी।
अगर हम बंसीलाल की बात करें तो बंसीलाल ने 1970 में एक बार क्या किया था, जो तमिल भाषा है उसको हरियाणा की दूसरी भाषा घोषित कर दी थी। लेकिन 2010 में हुड्डा सरकार ने तमिल को हटाकर दूसरी भाषा का दर्जा किसे दिया था, पंजाबी भाषा को। इसको याद रखना क्योंकि पेपर में पूछा गया है कि बंसीलाल ने हरियाणा की दूसरी भाषा किसे घोषित किया था, तमिल भाषा को। लेकिन 2010 में हुड्डा सरकार ने तमिल को हटाकर दूसरी भाषा का दर्जा किसे दे दिया, पंजाबी को। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में जिलों की संख्या है। तो हरियाणा में कितने जिले हैं? ऑप्शन है 16, 17, 18, 21। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हरियाणा में कितने जिले हैं, 22 जिले हैं। और नवीनतम जिला कौन सा है, चरखी दादरी, जो 2016 में बना था। 1 दिसंबर 2016 को इसको मंजूरी मिली थी। तो हमारा नवीनतम जिला कौन सा है, चरखी दादरी। जिलों की संख्या कितनी है, 22। नगर निगम कितने हैं, 11। अगला क्वेश्चन है हमारा 36वां, ओएसिस नामक पर्यटन स्थल निम्न में से किस स्थान पर है? तो ओएसिस पर्यटन स्थल हरियाणा के किस स्थान पर है? फरीदाबाद में है, भिवानी में है, उचाना में है या फिर रेवाड़ी में है? तो ओएसिस पर्यटन स्थल कहाँ पर है, उचाना में। और ये उचाना कहाँ पर है, जींद में। अगर हम यहाँ पर फरीदाबाद की बात करें तो सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है, फरीदाबाद में। और बाबा फरीद की नगरी कौन सी है, फरीदाबाद। इसकी स्थापना कब हुई थी, 79 में, 1979 में फरीदाबाद की स्थापना की गई थी। और फरीदाबाद में क्या है, बड़खल झील कहाँ पर है, फरीदाबाद में। दोद झील फरीदाबाद में। नारसिंह स्टेडियम ये भी कहाँ पर है, फरीदाबाद में। और एकमात्र गोल्फ का मैदान जिस अभिनव लोहान है, जिसका संबंध किससे है, गोल्फ से है। जो एकमात्र गोल्फ स्टेडियम है वो कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। अगर हम भिवानी की बात करें तो बॉक्सिंग का पावर हाउस छोटी काशी किसे कहा जाता है, भिवानी को। और भिवानी में कौन सा है, स्टार स्मारक, ये कहाँ पर है, भिवानी में। पेपर में पूछा गया था, स्टार स्मारक कहाँ पर है, भिवानी में। बकरी प्रजनन केंद्र ये भी कहाँ पर है, लोहारू, भिवानी में। और 5वां उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है बागवानी का। बागवानी उत्कृष्टता केंद्र 5वां कहाँ पर खोला गया है, गिगनाऊ, भिवानी में ही खोला गया है ये भी। और क्या है भिवानी में, बंसीलाल यूनिवर्सिटी है, 2014 में बनाई गई थी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, वो भी कहाँ पर है, भिवानी में। उचाना कहाँ पर है, जींद में। और ओएसिस पर्यटन स्थल कहाँ पर है, उचाना में। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम रेवाड़ी की बात करें तो पीतल नगरी किसे कहा जाता है, रेवाड़ी को। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नहर सिंचाई के लिए हरियाणा के किस जिले को पानी प्रदान करता है? तो भाखड़ा नहर है ये किस किस जिले को पानी देता है, सिरसा को, रोहतक को, हिसार को या उपरोक्त सभी? तो इन तीनों जिलों में भाखड़ा नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम सिरसा की बात करें तो इससे ये क्वेश्चन याद रखना है, जो सिरसा का डबवाली है वो अभी नया पुलिस जिला बना है। नवीनतम पुलिस जिला 2023 में घोषित किया गया है, डबवाली। टोटल 3 हैं, आसी, मानेसर और तीसरा कौन सा बना है, डबवाली। और सिरसा में क्या है, अबूबसैर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। अनकाई दलदल कहाँ पाया जाता है, सिरसा में। देवीलाल यूनिवर्सिटी वो भी कहाँ पर है, सिरसा में है, 2003 में बनी थी। खट्टे फलों के लिए बहुत फेमस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सिरसा। ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर पाया जाता है, सिरसा में। और सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है, सिरसा का ही चौटाला गांव है। अगर हम रोहतक की बात करें तो एमडी यूनिवर्सिटी 1976 में बनी थी। तलियार झील ये भी रोहतक में है। गौकर्ण का तालाब रोहतक में है। और क्या है रोहतक में, पीजीआई मदर मिल्क बैंक है, वो कहाँ पर खोला गया है, पीजीआई में खोला गया है, रोहतक के। और हरियाणा का पहला कॉलेज 1926 में पंडित नेकीराम कॉलेज, वो भी कहाँ पर है, रोहतक में है। और सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र 1976 में खोला गया था, ये भी कहाँ पर है, रोहतक में। अगर हम यहाँ पर हिसार की बात करें तो इसका पुराना नाम क्या है, हिसार फिरोजा, जिसका मतलब क्या होता है, किला। हिसार की स्थापना किसने की थी, 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और हिसार में क्या है, 4 गेट हैं, दिल्ली गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट,
नागौरी गेट, ये 4 गेट कहाँ पर हैं? हिसार में। लाठ की मस्जिद हिसार में। ब्लूजे झील ये भी कहाँ पर है? हिसार में। और हिसार में क्या है? एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म, वो कहाँ पर है? हिसार में। पेपर में पूछा गया कि एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर है? हिसार में। हरियाणा का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? हिसार में। महाराजा अग्रसेन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और हिसार में क्या है? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसका भी नाम क्या हो चुका है? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, 1970 में स्थापना हुई थी। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, लुआस यूनिवर्सिटी, ये सब कहाँ पर हैं? हिसार में। तो इसका आंसर हमारा क्या है? उपरोक्त सभी। भाखड़ा नहर है, इन सभी जिलों में सिंचाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सरोवर राज्य के फर्रुखनगर तहसील में स्थित है? तो फर्रुखनगर कहाँ पर है? गुड़गांव के फर्रुखनगर है, वहाँ पर कौन सा स्थित है? सुल्तानपुर सरोवर, खलीलपुर, दमदमा या फिर कोटला? तो सुल्तानपुर सरोवर है, ये कहाँ पर है? फर्रुखनगर में है। और सुल्तानपुर पक्षी विहार भी है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी है। अभी बताया था जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, इसको हरियाणा की रामसर साइट में शामिल किया गया है। हरियाणा की 2 रामसर साइट हैं, सुल्तानपुर और बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों रामसर साइट में शामिल हुई हैं। रामसर साइट का मतलब क्या होता है? जो हमारी आर्द्र भूमि है उनके संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर स्थान पर रामसर सम्मेलन हुआ था। एक बार फिर बताती हूँ, 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था, जिसमें क्या कहा गया था? जो हमारी वेटलैंड है उनको संरक्षण किया जाना चाहिए, इसलिए ये सम्मेलन किया गया था। और भारत की अभी वर्तमान में दिसंबर 2023 तक बता रही हूँ, भारत की टोटल 75 शामिल है, हरियाणा की केवल 2 शामिल हुई हैं, एक तो सुल्तानपुर और एक बिंडावास, याद रखना। खलीलपुर है, ये कहाँ पर है? ये भी कहाँ है? गुड़गांव में है। दमदमा ये भी गुड़गांव में है। और हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील। कोटला है, ये कहाँ पर है? मेवात नू में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 39 क्वेश्चन है, विख्यात बड़खल सरोवर हरियाणा के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो बड़खल सरोवर है, ये कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव में, भिवानी में, फरीदाबाद में या फिर रोहतक में? तो जो बड़खल सरोवर है या फिर हम बोले बड़खल झील, ये कहाँ पर है? फरीदाबाद में। और एक क्वेश्चन फरीदाबाद से बड़खल झील के बारे में ये घुमाकर पूछा जाता है कि 2 छोटे टीलों को जोड़कर कौन सी झील बनाई गई थी? बड़खल झील। या फिर कहा जाए कि हरियाणा की एकमात्र कृत्रिम झील कौन सी है? बड़खल झील। 1947 में इसका निर्माण किया गया था। ये बड़खल झील से 2-3 क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं कि 2 छोटे टीलों को जोड़कर कौन सी झील बनाई गई थी, या फिर कृत्रिम झील कौन सी है हरियाणा की? 1947 में बनाई गई थी, ये बड़खल झील है। गुड़गांव की हमने अभी बात की कि दमदमा झील, ये खलीलपुर, सुल्तानपुर, ये सब कहाँ पर है? ये गुड़गांव में है। और गुड़गांव से बात करें तो शीतला माता का मेला कहाँ पर लगता है? गुड़गांव में। और शीतला साइन बोर्ड है, जो शीतला साइन बोर्ड है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1991 में की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री होते हैं, सीएम। भिवानी की भी हमने अभी बात की थी, स्टार स्मारक यहाँ से याद रखना, भिवानी में है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है, सरसों के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? तो सरसों के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? ऑप्शन है महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, रोहतक और पानीपत। तो इनमें से सरसों के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? महेंद्रगढ़ का। अगर हम महेंद्रगढ़ की बात करें तो महेंद्रगढ़ जो नरेंद्र है उनके बेटे महेंद्र के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया था? महेंद्रगढ़। और इसके संस्थापक कौन हैं? जो कान्नौड़ ब्राह्मण हैं, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, महेंद्रगढ़ की। और महेंद्रगढ़ में ही क्या है? कान्नौड़ का किला। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि कान्नौड़ का किला एक तो कौन सी शताब्दी में बनवाया गया और किसके द्वारा बनाया गया? तो 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था, तात्या टोपे ने बनवाया था कान्नौड़ का किला। और महेंद्रगढ़ का नाम भी क्या है पुराना? कान्नौड़। और एक माधोगढ़ का किला भी कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। और महेंद्रगढ़ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? डोसी की पहाड़ियाँ, वो कहाँ पर हैं? महेंद्रगढ़ में स्थित हैं डोसी की पहाड़ियाँ, 652 मीटर ऊंची, कुलताजपुर सबसे ऊंची चोटी है वहाँ पर इसकी, महेंद्रगढ़ की डोसी की पहाड़ियाँ, जिसको अभी पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। बछौदा हवाई पट्टी मिनी एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है? महेंद्रगढ़ में।
लाख की चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है महेंद्रगढ़। अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो सूरजकुंड मेला जिसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। धोद झील, बड़खल झील, यह भी बात की थी। फरीदाबाद बाबा फरीद की नगरी है फरीदाबाद। और ये बताना है फरीदाबाद के बारे में, ये किस चीज़ के लिए फेमस है, यहाँ पर क्या बनाई जाती हैं फरीदाबाद में। राजा नार सिंह है, उसका संबंध भी कहाँ से है, बल्लभगढ़ फरीदाबाद से। अगर हम पानीपत की बात करें तो पानीपत के तीनों युद्ध जरूर याद रखने हैं और एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखनी है। 21 अप्रैल 1526 को पहला पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। 5 नवंबर 1556 को अकबर और एमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। और पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। इन तीनों युद्धों में एक तो पानीपत के पहले युद्ध से संबंधित क्या चीज़ है, काबुली बाग मस्जिद जो बाबर ने बनवाई थी। और तीसरे युद्ध से संबंधित कौन सा स्थान है, काला अम्ब। ये दोनों याद रखना, तीसरे युद्ध से संबंधित है काला अम्ब और पहले युद्ध से संबंधित है काबुली बाग मस्जिद। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, महेंद्रगढ़। और एक महेंद्रगढ़ से ये क्वेश्चन भी याद रखना, जो महेंद्रगढ़ का नारनौल है वहाँ पर जलमहल भी है, शाह कुली खान ने बनवाया था 1591 में। और एक जो महेंद्रगढ़ के नारनौल में इब्राहिम सूरी है, जो शेरशाह सूरी है उसके दादाजी थे इब्राहिम सूरी, वे कहाँ पर रहते थे, नारनौल महेंद्रगढ़ में रहते थे और वहीं पर शेरशाह सूरी का जन्म माना जाता है। लेकिन शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है, वो कहाँ पर है, सासाराम बिहार में है। तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखना। ग्रैंड टैंक रोड है, उसकी स्थापना किसने की थी, शेरशाह सूरी ने। और NH1 को शेरशाह सूरी मार्ग भी बोला जाता है। यही क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग कौन सा है, NH1। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में निम्न में से कौन सी वस्तु विदेशों को निर्यात की जाती है। तो कौन सी वस्तु है विदेशों में दी जाती है, ऑप्शंस हैं पीतल के बर्तन, पेंट, लिबर्टी के जूते, लकड़ी के फर्नीचर। तो इनमें से कौन सी वस्तु है जो विदेशों में निर्यात की जाती है, लिबर्टी के जूते। और ये कहाँ पर बनाए जाते हैं, करनाल में। अगर हम पीतल बर्तनों से संबंधित कुछ पढ़ें तो पीतल नगरी किसे कहा जाता है, रेवाड़ी को। और एक बर्तन से रिलेटेड एक क्वेश्चन साइंस में पूछा जाता है, जो हमारे नॉन स्टिक बर्तन होते हैं वे किससे बने होते हैं, टेफलॉन के। पेपर में साइंस के, जिसमें पेपर में साइंस आती है उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नॉन स्टिकी बर्तन है वे किसके बने होते हैं, टेफलॉन के। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लिबर्टी के जूते। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रमुख इको पार्क कौन सा है। तो प्रमुख इको पार्क कौन सा है, सुल्तानपुर पक्षी विहार, कालेसर नेशनल पार्क, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर बीर शिकारगा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इनमें से कौन सा है हमारा इको पार्क, सुल्तानपुर पक्षी विहार। कहाँ पर है, गुड़गांव में। अगर हम कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ पर है, यमुनानगर में। और जो यमुना नदी है वो यहीं से प्रवेश करती है। असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, फरीदाबाद में। और ये क्वेश्चन पहले भी HSSC ने पूछ रखा है कि असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, गुड़गांव और फरीदाबाद में, मतलब दिल्ली के पास लगता है। ये फरीदाबाद में इसका आंसर माना गया था पीछे। तो असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य फरीदाबाद में है। बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, पंचकुला में। और इससे एक क्वेश्चन अभी NTA ने पूछा था, जो ग्रुप C का प्री लिया था उसमें। जो बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है इसके अंदर एक वो बनाया गया है, जटायु संरक्षण केंद्र। और पेपर में यही पूछा गया था कि जटायु संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई थी, 2001 में की गई थी। जो ये जटायु संरक्षण केंद्र है ये कहाँ पर है, बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसके अंदर बनाया गया था 2001 में। और ये कहाँ पर है, पंचकुला में। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A। अगर किसी ने इसके पहले वाले 30 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर देखना, क्योंकि मेंस के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। HSSC बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन है इनको रिपीट करती है, क्योंकि ग्रुप 56 के पेपर में तो 41 क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे। तो इन पेपरों को जरूर देखना। और अगर किसी ने हरियाणा जी के पूरी थ्योरी के साथ पढ़नी है तो पूरे नोट्स, बड़ी आड़े नोट्स बना के उनकी वीडियो बना रखी है नोट्सों की, उन्हें जाके ज़रूर देखना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 43 क्वेश्चन क्या है हमारा, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है जिसका मुख्य कारण है। तो एक तो हमें यही क्वेश्चन याद रखना है कि हरियाणा की जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय है, क्योंकि पेपर में पूछी जाती है कि हरियाणा की जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय है।
ऑप्शंस दे रखे हैं। इसका उपोष्ण कटिबंधीय होने का मुख्य कारण क्या है? हिमालय पर्वत से दूरी, दक्षिण पश्चिम मानसून, मोरनी पहाड़ी से दूर, उत्तर पूर्व मानसून पवन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके कारण हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है? हिमालय से दूर होने के कारण। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून है, इसके कारण भारत में सबसे अधिक बरसात किसके कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। क्वेश्चन बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है। जिस एग्जाम में जो इंडिया जीके आती है उसमें पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक बरसात किसके कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। और सबसे पहले कहाँ पर होती है? पश्चिमी घाट में होती है इसके कारण। अगर हम मोरनी की पहाड़ियों की बात करें तो मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कैरो 1514 मीटर। और मोरनी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? टांगरी नदी। पेपर में पूछा जाता है मोरनी की पहाड़ियों से ऐसी कौन सी नदी है जो केवल हरियाणा से ही निकलती है। तो मोरनी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? टांगरी नदी निकलती है। और अभी ग्रुप सी के मेंस के पेपर में 57 में, ग्रुप 57 वाले में पूछा गया था कि टांगरी नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो कालका से प्रवेश करती है, मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये क्वेश्चन याद रखना। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय पर्वत से दूरी। अगला क्वेश्चन है, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ था? तो कौन से भूगर्भिक काल में नदी, नाले, पहाड़ हैं इनका निर्माण हुआ था? मेसेजोइक काल, पैलियोजोइक काल, सेनेजोइक काल, जुरासिक काल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम इन ऑप्शंस की देखें तो हमारा आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन HSSC ने इसका आंसर क्या माना था? सेनेजोइक। लेकिन एक्चुअल में ये सेनेजोइक नहीं है, यहाँ पर केनेजोइक आएगा। तो केनेजोइक है, उसमें क्या हुआ था? नदी, नाले, पहाड़ हैं इनका सुचारू रूप से निर्माण हुआ था केनेजोइक काल में। लेकिन यहाँ पर शायद मिसप्रिंट हो गया होगा, यहाँ पर क्या आएगा? केनेजोइक काल आएगा। अगर हम मेसेजोइक काल की बात करें तो भूगर्भिक काल जिसमें क्या हुआ था? भू संरचना का में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए थे हरियाणा के, वो कौन सा था? मेसेजोइक काल। तो ये दोनों पेपर में पूछे जाते हैं। केनेजोइक जिसमें नदी, नाले, पहाड़ है इनका निर्माण हुआ था, और भू संरचना में परिवर्तन कौन से में हुए थे? मेसेजोइक काल में। ये इन कालों से, इन दो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया आज तक, तो यही देखे गए हैं, केनेजोइक और मेसेजोइक। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केनेजोइक काल। आगे ये क्वेश्चन जो ALM वाले हैं उनसे सब्जेक्ट रिलेटेड ये क्वेश्चंस आ गए हैं। यहाँ पर ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। एक बार ये क्वेश्चन देख लो। साधारणतः एक ट्रांसफर की क्षमता कितनी होती है? 90% से ऊपर। अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना। क्योंकि पेपर में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन साइंस में कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? ट्रांसफार्मर का। मैं एक बार ये पूरा पेपर है जो ALM वाले बच्चे हैं एक बार देख लेना। मैं एक बार ये पूरा पेपर दिखा देती हूँ। एक बार इस क्वेश्चन पेपर को देख लो। मैंने इसमें आंसर टिक कर दिए हैं। 48 का A है, 49, 50, 51, 52। एक बार इस पेपर पर नज़र डाल लो। अगर कोई भी ALM का बच्चा भी अपने क्वेश्चंस इनको सोल्व कर लेना। यहाँ पर ये क्वेश्चन है 58। ये क्या है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ये देखो, निम्न में से कौन एक छोटे लसगल साइट नेटवर्क का जिक्र करता है? तो जो छोटे एरिया को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? ऑप्शन है लैन, रैम, USB, DSL। तो जो छोटी जगह है उनको जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क। ये तीन जो नेटवर्क है उसके 3 टाइप होते हैं, लैन, मैन और वैन। दो छोटे छोटे जगह को जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? लोकल एरिया को, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर हम बात करें दो राज्यों को जोड़ने के लिए, जैसे दो राज्यों को जोड़ना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन, वैन, मैन, ये 3 प्रकार के होते हैं। और वैन मतलब देशों को जोड़ने के लिए,
दो देशों को जोड़ने के लिए कौन सा यूज करते हैं? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क के 3 टाइप हैं, मैं अभी लिख देती हूँ। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये तीनों बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। अगर हम यहाँ पर रैम की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, और इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पेपर में पूछी जाती है कंप्यूटर में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी, वो होती है वोलेटाइल मेमोरी, और ये है नॉन वोलेटाइल। यूएसबी, यूनिवर्सल सर्विस, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका क्या यूज़ होता है? जो पेरिफेरल हैं, डिवाइस हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? यूएसबी का। कौन सा मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर एक 20 पिन कनेक्टर व्यवहार करता है? तो किस में होते हैं 20 पिन मदरबोर्ड? सबसे पहले मदरबोर्ड की बात करें तो इसका यही क्वेश्चन पूछा जाता है मदरबोर्ड से, कि इनमें से इसका नाम पूछा जाता है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड किसे कहा जाता है? मदरबोर्ड को। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कौन सा होता है? मदरबोर्ड। और ATX, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, इसमें क्या होती हैं? 20 पिन है, इसके द्वारा कनेक्ट किया जाता है। ये जो 60 क्वेश्चन है, 61वां 62वां, ये सभी ALM वालों के लिए हैं। ये आंसर देख लेना इनकी। क्वेश्चन नंबर 70वां, छोटा नागपुर पठार किस नदी द्वारा प्रवाहित होता है? तो छोटा नागपुर पठार है, इससे कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शंस हैं दामोदर नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी या फिर कृष्णा नदी। तो छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी निकलती है? दामोदर नदी। और दामोदर नदी से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का काला प्रदेश या फिर भारत का रूर क्षेत्र किसे कहा जाता है? दामोदर नदी घाटी को। जो अगर विश्व में रूर क्षेत्र पूछा जाए, मतलब विश्व का काला प्रदेश पूछा जाए, तो रूर क्षेत्र जर्मनी का है ये। और भारत का रूर स्थान है वो पूछा जाए तो दामोदर नदी घाटी। अगर हम यहाँ पर गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी, इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है, बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्रिमकम पहाड़ी से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा नदी ये दोनों कहाँ पर मिलती हैं? प्रयागराज में। और वहाँ से क्या कौन सी नदी चलती है? गंगा नदी। इधर से आती है अलकनंदा नदी, यहाँ से आती है भागीरथी। ये दोनों कहाँ पर मिलती हैं? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में मिलती है। और यहाँ से फिर क्या बनती है? चलती है गंगा नदी। और गंगा नदी पर एक फरक्का बांध बना हुआ है पश्चिम बंगाल में, पेपर में पूछा जाता है। फरक्का बांध किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी पर। और गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियाँ मिलकर क्या बनाती हैं? सुंदरवन डेल्टा। एशिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। यही क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। कौन कौन सी नदियाँ बनती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ये दोनों मिलकर बनाती हैं। अगर हम कृष्णा नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर प्लेटो से निकलती है, महाराष्ट्र से। और ये दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी के बाद। और कृष्णा नदी है, इस पर कौन सा बांध बना हुआ है? अलमाटी बांध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे उत्पादक हिस्सा है? तो कौन सा है? उत्तरी मैदान, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान। तो कौन सा है? उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान जो गंगा नदी है वहाँ से आती है, जो जलोढ़ मैदान है वही है। सबसे ज़्यादा कृषि कहाँ पर की जाती है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उसी साइड की जाती है, तो वहाँ पर क्या है? उत्तरी मैदान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और एक क्वेश्चन इसी टाइप में ये पूछा जाता है कि अभी ग्रुप सी के पेपर में पूछा गया था ये, कि हरियाणा में नहीं, मतलब भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे अधिक पाई जाती है, और कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जलोढ़ मिट्टी में चावल का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। तो एलुवियल सोयल है वो सबसे अधिक पाई जाती है। उत्तरी मैदान है यहाँ पर कृषि के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है। प्रायद्वीपीय पठार, इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये किसका पार्ट होता है? ये गोंडवाना लैंड है उसका पार्ट है ये। मेघालय का पठार भी किसी के अंदर आता है? प्रायद्वीपीय पठार में आता है।
अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से अक्सर क्रिकेटों में ऐंठन होती है, इसका परिणाम क्या है। जब भी हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जैसे हम रेस करके पहले दिन हमने रेस लगाई, उसके बाद क्या होता है, अगले दिन हमारे हाथ पैर बहुत ज़ोर से दुखते हैं। क्यों दुखते हैं? क्योंकि जो हमारी मांसपेशियाँ वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई है और लैक्टिक एसिड जमा हो चुका है, इसीलिए हमारे जो हाथ पैर हैं वे दुखने लगते हैं जब हम स्टार्टिंग में कुछ भी काम शुरू करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाइरूवेट का लैक्टिक एसिड में रूपांतरण। जो ये पाइरूवेट ये क्या होता है, ग्लूकोज के टूटने से बनता है। ये जो हमारा ग्लूकोज टूटता है तो दो चीज़ बनती है, एक तो पाइरूवेट और एक एटीपी मॉलिक्यूल्स। जो हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में संचय होती है, एटीपी के रूप में होती है हमारे शरीर में ऊर्जा। तो जो ग्लूकोज है वो दो भागों में टूटता है, पाइरूवेट और एटीपी मॉलिक्यूल्स। और जो पाइरूवेट है इसका लैक्टिक एसिड में रूपांतरण होने के कारण जो हमारे हाथ पैर हैं वे दुखने लगते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज की अधिक मात्रा होने के कारण कौन सा रोग होता है, मधुमेह, डायबिटीज़ हो जाता है। और हमारे शरीर में जो भोजन है वो किस रूप में संचय होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और ब्लड शुगर किसे कहा जाता है, ग्लूकोज को। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य औसतन उत्पन्न करता है प्रतिदिन 1 से 2 लीटर मूत्र, 1 से 5 लीटर, 4 से 5, 2 से 5। तो एक वयस्क मनुष्य 1 से 2 लीटर डेली जो यूरिन है वो बाहर निकालता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो यूरिन है उसका येलो कलर किस कारण होता है। जो यूरिन है उसका येलो कलर यूरोक्रोम के कारण होता है, तो ये भी ज़रूर याद रखना। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जो शौचालय होते हैं, पब्लिक शौचालय, वहाँ पर दुर्गंध आती रहती है क्योंकि फ्रेश यूरिन होता है, वहाँ पर क्या हो जाता है, अमोनिया की दुर्गंध आती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये जो ALM का है ये पूरा पेपर दिखा दिया है, अपने मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर लेना। ये यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, बिल्कुल आसान है ये सब, तो ये तो खुद भी सोल्व कर लेना। ये पूरा पेपर दिखा दिया है अपना। जो ALM वाले बच्चे हैं ये अपने जो क्वेश्चन इनके पेपर में पूछे जाते हैं वे देख लेना। पूरे 90 क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे। ये पुराना पेपर है। और HSSC है वो क्या करती है, क्वेश्चनों को रिपीट करती है, तो इन्हें ज़रूर देखना। प्रोसेसर में निम्नलिखित में से कौन कौन से भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, ALU ये सब होते हैं। पहला कंप्यूटर खालिस्तान का उपयोग करके प्रोग्राम किया। जो पहले कंप्यूटर होते हैं इनकी कौन सी भाषा होती है, ये मशीनी लैंग्वेज को समझते हैं, 01 की भाषा। खालिस्तान सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें वेब पेज देखने के लिए किया जाता है। तो वेब पेज देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ब्राउज़र का। और कमेंट करके 2-3 ब्राउज़र हैं उनके नाम बताना, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, और कौन सा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज। 1-2 का नाम ज़रूर बताना ब्राउज़र का। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी अभी बताया था, ये कहाँ पर स्थित होती है। ये पूरा पेपर दिखा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक घटना है जो आकाश में सूर्य के प्रकाश के फैलाव के कारण होती है। तो प्राकृतिक घटना कौन सी है, सितारों का जगमगाहट, ये भी प्राकृतिक है। सितारे वास्तव में ऊंचे होते हैं, उससे कई अधिक ऊंचे प्रतीत होते हैं। यही क्वेश्चन अभी इसी पेपर में जो कल वाली वीडियो उसमें बताया था, ये क्वेश्चन पूछ रखा था कि सितारे जितने ऊंचे होते हैं हमें उससे अधिक ऊंचे दिखाई देते हैं, क्यों, क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी, इंद्रधनुष। क्योंकि ये प्राकृतिक घटना है, जब भी बारिश होती है तो उसकी छोटी छोटी बूंदें वातावरण में रह जाती हैं और सूर्य का प्रकाश उनके पड़ने के कारण क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है 7 कलर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी।